हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड 16th-17th सेंचुरी एडी पढ़ लिया था, जिसमें बहुत सारे रूलर जो थे वो मुगल रूलर जो थे उनके बारे में, जैसे बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया थ्रू द आईज ऑफ मुगल टूरिस्ट। इंडिया मुगल टूरिस्ट के आईज के थ्रू मतलब कैसा था 16th-17th सेंचुरी में। तो हर एक ट्रैवलॉजियो मतलब हर एक ट्रैवलर्स के बारे में, उनका ट्रैवलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 16th एंड 17th सेंचुरी में बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए। ये लोग मुगल रूलर्स के टाइम इंडिया घूमने, ट्रेड करने या किंग से मिलने आए थे। इन्होंने इंडिया में जो कुछ देखा उसके बारे में बुक्स लिखी। आज हिस्टोरियंस उन्हीं बुक से उस टाइम के इंडिया के बारे में जानते हैं। मुगल किंग्स का कोर्ट कैसा था, ये लोगों ने लिखा। लोग कैसे रहते थे, इंडिया की इकोनॉमी और ट्रेड कितनी स्ट्रांग थी, बाजार, सिटीज और विलेजेस कैसे थे, रिलीजन, कल्चर और फेस्टिवल कैसे होते थे, गवर्नमेंट और टैक्स सिस्टम कैसा चलता था। तो ये जो सारा अकाउंट है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस टाइम कैमरा या वीडियो नहीं था, इसीलिए जो फॉरेन ट्रैवलर्स ने अपनी बुक्स में लिखा वही हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी, ये लोग इंडिया के नहीं थे, इसीलिए कभी कभी उन्होंने कुछ चीज़ों को गलत समझा या अपनी सोच के हिसाब से लिखा। इसीलिए हिस्टोरियन उनकी बातों को दूसरे हिस्टोरिकल सोर्सेज से कंपेयर करके ही सच मानते हैं, ठीक है। तो इंडिया 16th सेंचुरी एज डिस्क्राइब्ड बाय राल्फ फिच इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो राल्फ फिच एक इंग्लिश मर्चेंट थे। वो 1583 में इंडिया आए थे। उसका मेन पर्पस ट्रेड करना था, लेकिन उन्होंने इंडिया के शहरों, लोगों और उनकी लाइफ को भी ध्यान से देखा और अपने ट्रैवल अकाउंट में लिखा। तो राल्फ फिच ने लिखा कि आगरा मुगल एम्पायर का बहुत बड़ा और रिच सिटी था। आगरा में बहुत बड़े बड़े मार्केट्स थे। यहाँ इंडिया और फॉरेन कंट्रीज का मर्चेंट्स ट्रेड करते थे। कॉटन, क्लोथ, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो और ज्वेलरी का बिजनेस होता था। रोड्स पर हमेशा लोगों और गुड्स की मूवमेंट रहती थी। अगर यमुना रिवर के किनारे थे, ठीक है, आगरा जो है वो यमुना रिवर का किनारे था, इसीलिए ट्रांसपोर्ट और ट्रेड आसान था। उसने लिखा कि आगरा में बहुत सुंदर बिल्डिंग्स और गार्डन्स भी थे। राल्फ फिच डिस्क्रिप्शन ऑफ फतेहपुर सीकरी। अब राल्फ फिच का डिस्क्रिप्शन है फतेहपुर सीकरी का। तो फतेहपुर सीकरी को एम्पेरर अकबर ने अपनी कैपिटल बनाया था। राल्फ फिच के हिसाब से ये एक वेल प्लान्ड और ब्यूटीफुल सिटी थी। यहाँ बड़े प्लेसेस, मॉस्क्यूज और पब्लिक बिल्डिंग्स थे। रोड्स और बिल्डिंग्स अच्छी तरह से बनाया गया था। रॉयल कोर्ट बहुत बहुत ग्रैंड था। लेकिन जब राल्फ फिच आए तब कैपिटल वापस आगरा शिफ्ट हो चुकी थी, इसीलिए ये सिटी पहले जैसी बिजी नहीं था। तो अब लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन मुगल। तो राल्फ फिच ने आम लोगों की लाइफ के बारे में भी लिखा। ऑक्यूपेशन में तो ज़्यादा लोग फार्मिंग करते थे, कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट्स, वेविंग और ट्रेड में काम करते थे। आम लोग सिंपल फूड्स खाते थे, जैसे राइस, वीट, दाल और वेजिटेबल्स। गरीब लोग सिंपल कॉटन क्लोथ्स पहनते थे। रिच लोग सिल्क और एक्सपेंसिव कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो मार्केट्स हमेशा क्राउडेड रहते थे, हर तरह का सामान मिलता था, ट्रेड बहुत एक्टिव था। राल्फ फिच ने लिखा कि इंडिया के लोग जनरली फ्रेंडली और हार्ड वर्किंग थे। वो अपने काम और बिजनेस में बिजी रहते थे। हमने मुगल इंडिया का सिटीज और ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और आम लोगों की लाइफ को समझने में हेल्प मिलती है। हिस्टोरियंस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस है। अब नेक्स्ट में है ट्रैवलॉजी ऑफ विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस एक इंग्लिश ट्रैवलर और डिप्लोमेट थे। वो 1608 में इंडिया आए थे। उनको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर जहांगीर के पास भेजा था, ताकि इंग्लिश लोगों को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल सके। हॉकिंस लगभग 3 साल जहांगीर के कोर्ट में रहे, इसीलिए उसने जहांगीर की डेली लाइफ, कोर्ट और फेस्टिवल को बहुत क्लोज से देखा और लिखा। जहांगीर का डेली लाइफ के बारे में लिखा। मॉर्निंग प्रेयर। तो हॉकिंस के हिसाब से जहांगीर सुबह जल्दी उठते थे, फ्रेश होने के बाद अल्लाह की इबादत करते थे। प्रेयर का बाद वो अपने दिन का काम शुरू करते थे। उसके बाद जहांगीर झारोखा दर्शन देता था, ठीक है।
इसमें एम्पेरर महल की बालकनी में आकर अपनी प्रजा को दिखाई देता था। लोग एम्पेरर को देखते थे और उससे ब्लेसिंग्स मांगते थे। फिर जहांगीर अपने मिनिस्टर और ऑफिसर्स से मिलकर अपने किंगडम के इम्पोर्टेंट मैटर्स, कॉम्प्लेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में बात करते थे। अब कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ नौरूज एंड तुलादन फेस्टिवल्स। तो नौरूज पर्शियन न्यू ईयर का फेस्टिवल था, ठीक है, जो मुगल कोर्ट में बहुत धूमधाम से मनाया जाता। नौरूज जो था वो पर्शियन का न्यू ईयर का फेस्टिवल था जो मुगल कोर्ट में ही धूमधाम से मनाया जाता था, याद रखिएगा। तो हॉकिंस ने लिखा, महल को सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जाता था, एम्पेरर स्पेशल कपड़े पहनते थे, नोबल्स और ऑफिसर्स एम्पेरर को गिफ्ट देते थे, एम्पेरर भी रिवॉर्ड्स और गिफ्ट्स देते थे, म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल का अरेंजमेंट होता था। कोर्ट बहुत ग्रैंड और कलरफुल लगता था। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ तुलादन। नॉर्स हो चुका, तो तुलादन एक स्पेशल सेरेमनी थी। इस सेरेमनी में जहांगीर को एक बड़े तराजू में बिठाया जाता था। दूसरे साइड में सोना, चांदी, जेवल्स, ग्रेन या दूसरी वैल्यूएबल चीज रखी जाती थी। जितना एम्पेरर का वेट होता था उतनी वैल्यू की चीज गरीबों और ब्राह्मण को दोनों चैरिटी में दे दी जाती थी, ठीक है। तो हॉकिंस ने लिखा कि इस सेरेमनी को पर्पस था कि एम्पेरर की लॉन्ग लाइफ और गुड हेल्थ की ये विश, ठीक है, चैरिटी करना, एम्पायर की जेनरोसिटी दिखाना। अब कुछ इंपॉर्टेंस है हॉकिंग का अकाउंट का। तो जहांगीर की डेली रूटीन को पता चलता है, ठीक है, इसके हॉकिंस के अकाउंट में मुगल कोर्ट के ट्रेडिशंस और फेस्टिवल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और रॉयल लाइफ को समझने में हेल्प मिलती है। इसीलिए हिस्टोरियंस के लिए हॉकिंस का ट्रैवल अकाउंट एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है। अब है इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय सर थॉमस रॉय। इंडिया को सर थॉमस रॉय ने भी डिस्क्राइब किया। तो सर थॉमस रॉय एक इंग्लिश एम्बेसडर थे। उसे किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड ने 1615 में मुगल एम्पायर जहांगीर के कोर्ट में भेजा था। उसका मेन पर्पस था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेड लेना, ठीक है। ये थॉमस रॉय लगभग 3 साल जहांगीर के कोर्ट में रहे। इस टाइम पे उन्होंने इंडिया को बहुत ध्यान से देखा और अपनी डायरी में सब कुछ लिखा। तो सर थॉमस रॉय का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मुगल कोर्ट। रॉय ने लिखा कि जहांगीर का कोर्ट बहुत रिच, ग्रैंड और लग्जूरियस था। एम्पेरर एक्सपेंसिव क्लोथ्स और ज्वेलरी पहनता था। कोर्ट में बहुत बड़े नोबल्स और ऑफिसर्स होते थे। म्यूजिक, डांस और सेलिब्रेशंस आम थी। कोर्ट के डिसिप्लिन और शान देखकर रॉय बहुत इम्प्रेस हुए। यहाँ रॉय से थॉमस रॉय का बात हो रहा है, तो सर थॉमस रॉय का। तो जहांगीर का पर्सनालिटी कैसा था, तो रॉय के हिसाब से जहांगीर जस्टिस देने की कोशिश करते थे, आर्ट और पेंटिंग का शौकीन थे, फॉरेन एम्बेसडर से मिलते थे, कभी कभी वाइन पीने के भी शौकीन थे, ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो थॉमस रॉय ने देखा कि इंडिया उस टाइम बहुत अमीर था। कॉटन, सिल्क, इंडिगो और स्पाइसेस का ट्रेड होता था। इंडिया गोल्ड्स यूरोप में बहुत फेमस था। पोर्ट्स और मार्केट बहुत एक्टिव थे। सोसाइटी कैसा था, तो सर थॉमस रॉय ने लिखा कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स और कम्युनिटीज के लोग रहते थे। रिच और पुअर के बीच बड़ा डिफरेंस था। नॉबल्स बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे, आम लोग सिंपल लाइफ जीते और मेहनत करते थे। सर थॉमस रॉय के हिसाब से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग था। एम्पायर के पास सबसे ज्यादा पावर थी। ऑफिसर्स टैक्स कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर मानते थे। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन एम्पायर लेता था। अब नेक्स्ट है हमारा इंडियन एज डिस्क्राइब बाय एडवर्ड टेरी। तो इंडिया को एडवर्ड टेरी ने भी डिस्क्राइब किया। तो एडवर्ड टेरी एक इंग्लिश प्रेस्ट थे। वो सर थॉमस रॉय के साथ 1616 में इंडिया आए और मुगल एम्पायर जहांगीर के कोर्ट में कुछ साल रहे। उसने इंडिया के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन एक बुक में लिखी जो हिस्टोरियंस के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो एडवर्ड टेरी का डिस्क्रिप्शन इंडिया का क्या, तो रिच एंड प्रॉस्परस इंडिया है। एडवर्ड टेरी ने लिखा कि इंडिया उस टाइम बहुत रिच और प्रॉस्परस कंट्री थी। इंडिया में कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो और ज्वेलरी का बहुत ट्रेड होता था। बाजार हमेशा भीड़ से भरा रहता था। फॉरेन मर्चेंट्स भी इंडिया में बिजनेस करने आते थे। अब सिटीज के बारे में उन्होंने लिखा, तो एडवर्ड टेरी ने आगरा और दूसरे मुगल सिटीज की बहुत तारीफ की। बहुत मतलब बड़े और सुंदर बिल्डिंग्स थे वहाँ, वाइड रोड्स और बिजी मार्केट्स थे, गार्डन और रॉयल प्लेसेस, पैलेसेस, मतलब वो किला बहुत अट्रैक्टिव थे, ठीक है। अब पीपल एंड सोसाइटी, तो एडवर्ड टेरी के हिसाब से इंडिया के लोग जनरली हार्ड वर्किंग और स्किल्ड थे। अलग अलग रिलीजियस और कम्युनिटीज के लोग साथ रहते थे। रिच लोग बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे जबकि आम लोग सिंपल लाइफ जीते थे।
अब मुगल कोर्ट तो एडवर्ड टेरी के हिसाब से रॉयल कोर्ट से बहुत मतलब जो एडवर्ड टेरी है वो रॉयल कोर्ट से बहुत इम्प्रेस हुए। कोर्ट बहुत ग्रैंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड था। एम्पायर एक्सपेंसिव क्लोथ्स और ज्वेलरी पहनते थे। नोबल्स और मिनिस्टर एम्पायर के आसपास रहते थे। कोर्ट में म्यूजिक सेलिब्रेशंस और सेरेमनीज होती रहती थी हर टाइम, ठीक है। एग्रीकल्चर, एडवर्ड टेरी ने लिखा कि इंडिया की इकोनॉमी की मेन बेस एग्रीकल्चर थी। ज़्यादा लोग फार्मिंग करते थे, लैंड फर्टाइल थी और अच्छी क्रॉप्स होती थी। इसी वजह से इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था। रिलीजन एंड कल्चर, टेरी ने देखा कि यहाँ टेरी से एडवर्ड टेरी की बात हो रही है, तो टेरी ने देखा कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते थे। लोग अपने फेस्टिवल और रिलीजियस कस्टम्स को फॉलो करते थे। इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस बहुत रिच और डाइवर्स थे। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ट्रैवलॉजी ऑफ पाइट्रो डेला। तो पाइट्रो डेला का यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो पाइट्रो डेला इटालियन ट्रैवलर थे। तो ये जो है ये विजिट के 1623 के अराउंड इंडिया आए थे, सूरत। उनका मेन पर्पज सिर्फ ट्रेड नहीं था बल्कि ट्रैवल करना, डिफरेंट कंट्रीज की कल्चर को देखना और उनके बारे में लिखना भी था। उसने इंडिया के कई सिटीज़ घूमे और अपने एक्सपीरियंस को लेटर्स और ट्रैवल अकाउंट में लिखे। अब है इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रांसिस्को पल्सर्ट। तो इंडिया फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने भी डिस्क्राइब किया। तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो है वो एक डच मर्चेंट थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया आए थे। उसने मुगल एम्पायर जहांगीर के टाइम इंडिया में काफ़ी साल बिताए और आगरा में ही रहे। उसने अपने ट्रैवल अकाउंट में इंडिया की सोसाइटी, इकोनॉमी, ट्रेड और आम लोगों की लाइफ को डिस्क्रिप्शन दिया। तो पेल्सर्ट ने लिखा कि मुगल सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच बहुत बड़ा गैप था। एक तरफ एम्पायर, नोबल्स और रिच मर्चेंट बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे। दूसरी तरफ फार्मर्स और लेबरर्स बहुत सिंपल और डिफिकल्ट लाइफ जीते थे। गरीब लोगों को अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने की भी बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो पेल्सर्ट ने फार्मर्स की प्रॉब्लम का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लैंड टैक्स देना पड़ता था, कभी क्रॉप खराब हो जाते थे, कभी भी टैक्स देना पड़ता था। इस वजह से कई फार्मर्स गरीब हो जाते थे और कर्ज में डूब जाते थे। पेल्सर्ट ने लिखा कि इंडिया ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। आगरा और दूसरे सिटीज़ में बड़े बड़े मार्केट्स थे। कॉटन, क्लोथ, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो और ज्वेलरी का ट्रेड होता था। फॉरेनर्स, मर्चेंट्स इंडिया से सामान खरीद कर यूरोप ले जाते थे। उसने आगरा को एक रिच और बिजी सिटी बताया। बाजार हमेशा भीड़ से भरा रहता था। बहुत सारे आर्टिशियंस और ट्रेडर्स यहाँ काम करते थे। सिटी ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। पेल्सर्ट के हिसाब से मुगल एम्पायर पावरफुल था, लेकिन उसने ऑफिसर्स की करप्शन और हेवी टैक्सेशन की भी क्रिटिसिज्म की। कुछ ऑफिशियल फार्मर से ज़्यादा टैक्स वसूला करते थे। इससे आम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। अब है इंडिया डिस्क्राइब बाय सेबेस्टियन मैनरिक। तो सेबेस्टियन मैनरिक एक पोर्तुगीज क्रिश्चियन मिशनरी और ट्रैवलर थे। वो 17th सेंचुरी के आसपास इंडिया आए। उनका मानना मतलब उनका मेन पर्पस क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना था, लेकिन उसने इंडिया के अलग अलग रीजन्स घूमे और अपने ट्रैवल अकाउंट में इंडिया सोसाइटी, कल्चर और मुगल रूल के बारे में लिखा। तो मुगल एम्पायर के बारे में उन्होंने क्या लिखा, तो मैनरिक ने लिखा कि मुगल एम्पायर उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिच था। एम्पायर के पास जो वहाँ का जो राजा था उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। रॉयल कोर्ट बहुत ग्रैंड और लग्जूरियस था। उसने लिखा कि इंडिया में अलग अलग रिलीजियंस और कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे। हिंदू, मुस्लिम और दूसरे ग्रुप्स अपनी ट्रेडिशंस फॉलो करते थे। फेस्टिवल और रिलीजियस कस्टम्स का डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल था। मैनरिक के हिसाब से ज़्यादा लोग फार्मिंग और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े थे। आम लोग सिंपल लाइफ जीते थे। विलेजेस इंडिया की इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट था, बिकॉज वहाँ पे ये फार्मिंग वगैरह ज़्यादा होता था। उसने देखा कि इंडिया ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस और इंडिगो का बिजनेस होता था। इंडिया गुड्स फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते थे। मार्केट हमेशा एक्टिव रहते थे। मैनरिक ने आगरा और बंगाल के सिटीज़ की तारीफ की। बड़े मार्केट्स थे, रिच मर्चेंट रहते थे, बिल्डिंग्स और पब्लिक प्लेसेस काफ़ी डेवलप्ड थी। उसने इंडियन रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल और कस्टम्स का डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। तो लोग अपनी रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इंडिया की कल्चर और ट्रेडिशन उसे बहुत यूनिक लगी। अब है इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवेनियर। तो जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवेनियर एक
फ्रेंच मर्चेंट और ज्वेलर थे, वो 17th सेंचुरी में इंडिया 6 बार आए, ठीक है, 6 बार वो आए। उसका मेन पर्पस ट्रेड, स्पेशली डायमंड्स और प्रेशियस स्टोन खरीदना था। उनका जो मेन पर्पस था वो इंडिया से डायमंड्स वगैरह खरीदना था और स्टोन्स खरीदना था। उसने मुगल इंडिया को बहुत ध्यान से देखा और अपनी बुक ट्रैवल इन इंडिया में उसका डिस्क्रिप्शन दिया। तो इनका बुक जो था वो ट्रैवल इन इंडिया था, ठीक है। तो ट्रैवलियर के हिसाब से इंडिया उस टाइम बहुत ज्यादा अमीर और प्रॉस्पेरस थी। इंडिया में सोना, चांदी, हीरे और मोती की कमी नहीं थी। मुगल एम्पायर दुनिया के सबसे अमीर एम्पायर में से एक था। रॉयल फैमिली और नॉबल्स बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीते थे। टावेनियर, हाँ, जॉन बैप्टिस्ट टावेनियर ने लिखा कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर था। कॉटन, क्लोथ, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो और ज्वेलरी का ट्रेड होता था। इंडिया का प्रोडक्ट्स यूरोप और एशिया की कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता था। मार्केट्स हमेशा बिजीएस्ट रहते थे। ये ट्रैवेनियर के अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। उसने गोलकोंडा की डायमंड माइंस के डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। उसने बताया कि इंडिया की डायमंड्स दुनिया भर में फेमस थी। बहुत से फॉरेन मर्चेंट्स इंडिया से डायमंड्स खरीदने आते थे। उसने शाहजहां का रॉयल कोर्ट की बहुत तारीफ की। कोर्ट बहुत ग्रैंड और लग्जूरियस था। एम्पायर एक्सपेंसिव क्लोथ्स और ज्वेलरी पहनते थे। पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर जैसे फेमस ज्वेलर्स का भी जिक्र किया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सिंहालीज पियर के लिए फेमस था, रूबी के लिए में भी वो फेमस था। सोसाइटी, ट्रैवेनियर ने देखा कि रिच लोग बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे, आम लोग सिंपल लाइफ जीते थे। इंडिया के आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन बहुत स्किल्ड थे। अब है इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय निकोलो मैनुकी। तो निकोलो मैनुकी एक इटालियन ट्रैवलर थे, ठीक है। तो डॉक्टर और राइटर भी थे, ठीक है। तो वो 1653 में इंडिया आए और लगभग 50 इयर्स इंडिया में रहे। उन्होंने शाहजहां, औरंगजेब और उनके बाद के मुगल पीरियड को अपनी आंखों से देखा। उसने अपनी फेमस बुक स्टोरिया दो मॉगल में मुगल इंडिया के डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। मैनुकी ने लिखा कि मुगल कोर्ट बहुत ग्रैंड और रिच डिसिप्लिन था। एम्पायर के पास बहुत पावर थी। कोर्ट में बड़े बड़े नॉबल्स और मिनिस्टर्स रहते थे। रॉयल सेरेमनीज बहुत शान से होती थी। म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल्स भी होते थे। तो मैनुकी ने शाहजहां के बेटों दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद के बीच हुई वॉर ऑफ सक्सेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। उसने बताया कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर मुगल एम्पायर बना। ये उसके ट्रैवल अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सोसाइटी, मैनुकी के हिसाब से रिच लोग बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे, आम लोग सिंपल और मेहनत भरी जिंदगी जीते थे। इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर्स के लोग रहते थे। उसने लिखा कि इंडिया ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। मैनुकी ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर बताया। एम्पायर सबसे बड़ा रूलर था। ऑफिशियल्स प्रोविंसेस को कंट्रोल करता था। ऑफिसर्स जो होते थे वो प्रोविंसेस को कंट्रोल करते थे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता था। डिस्क्रिप्शन ऑफ सूरत इन सिलोन सिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द थ्रोन बिटवीन शाहजहां सन। तो ये सारा भी इनके पॉइंट्स में आता है। तो निकोलो मैनुकी ने सिलोंज का भी डिस्क्रिप्शन दिया। उनके हिसाब से सिलोंज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सिटी था। यहाँ कॉटन, जूट और कपड़े का प्रोडक्शन होता था। बहुत सारे मर्चेंट्स यहाँ बिजनेस करने आते थे। बाजार हमेशा बिजी रहते थे। यहाँ के आर्टिशियंस और वेवर्स बहुत स्किल्ड थे। एग्रीकल्चर भी अच्छी थी, इसीलिए सिटी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थी। ये मैनुकी के ट्रैवल अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर द थ्रोन, ठीक है। तो 1657 में एम्परर शाहजहां बहुत बीमार हो गए। इसके बाद उसके 4 बेटों के बीच मुगल थ्रोन के लिए लड़ाई शुरू हो गई। शाहजहां के 4 बेटे, तो फर्स्ट में दारा शिकोह, सेकंड में औरंगजेब, थर्ड में शाह शुजा, मुराद बख्श। तो शाहजहां दारा शिकोह का अपना सक्सेसर बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब इस बात से सहमत नहीं था, ठीक है। चारों भाइयों के बीच कई बैटल्स हुए। बैटल ऑफ समुगढ़ में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। बाद में दारा शिकोह को पकड़कर मार दिया गया। मुराद को भी गिरफ्तार करके मार दिया गया। शाह शुजा भाग गया और बाद में उसकी भी डेथ हो गई। औरंगजेब ने जो शाहजहां को आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट कर दिया। इसके बाद औरंगजेब मुगल एम्पायर बन गया।
तो मैनुकी उस टाइम इंडिया में थे, इसीलिए उसने इस पूरी लड़ाई और डिटेल में लिखा। उसने दारा शिकोह की तारीफ की और औरंगजेब की पावर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का भी जिक्र किया। नेक्स्ट है इंडिया इन द अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ फ्रांकोइज बर्नियर। 16th सेंचुरी का हम लोगों ने पढ़ लिया और 17th सेंचुरी का। तो फ्रांकोइज बर्नियर एक फ्रेंच डॉक्टर, फिलोसोफर और ट्रैवलर थे। वो 1656 में इंडिया आए और लगभग 12 इयर्स मुगल इंडिया में रहे। ठीक है, उन्होंने शाहजहां का लास्ट ईयर्स और औरंगजेब का रूल को अपनी आंखों से देखा। बर्नियर मुगल कोर्ट के से जुड़े हुए थे और दारा शिकोह के डॉक्टर भी रहे। बाद में उसने अपने एक्सपीरियंस को ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में नाम की बुक में लिखा। इनका बुक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर था। फ्रांकोइज बर्नियर ट्रैवलॉजियो, ठीक है, तो बर्नियर का ट्रैवलॉजियो मुगल इंडिया के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन अकाउंट्स में से एक माना जाता था। उसने इंडिया के बारे में लिखा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इंपेरर की पावर, वॉर ऑफ सक्सेशन, इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फार्मर्स की कंडीशन, दिल्ली एंड आगरा बंगाल के एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री, मुगल आर्मी, सोसाइटी और कल्चर। लेकिन बर्नियर यूरोपियन थे, ठीक है, इसीलिए उसने इंडिया की हर चीज को यूरोप से कंपेयर करके देखा। इसी वजह से हिस्टोरियन उसके अकाउंट को क्रिटिकल वे में पढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सक्सेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट सॉरी, ये ट्रैवलॉजी वाला फर्स्ट पॉइंट है एंड ये सेकंड पॉइंट है। तो ये बर्नियर के अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 1657 में एम्पेरर शाहजहां बहुत बीमार हो गए। सबको लगा कि अब वो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। इसके बाद उसके 4 बेटों के बीच मुगल थ्रोन के लिए लड़ाई हुई। तो मैंने आप लोगों को ये लड़ाई के बारे में भी बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है बर्नियर्स रिपोर्ट ऑन इंडिया टू कॉलबर्ट। बर्नियर्स का रिपोर्ट, कॉलबर्ट जो है वो एक फाइनेंस मिनिस्टर है फ्रेंच के। तो जियान बैप्टिस्ट कॉलबर्ट फ्रांस के किंग लॉइस 16 के फाइनेंस मिनिस्टर थे। जॉब फ्रांकोइस बर्नियर इंडिया से फ्रांस वापस गए तो उसने इंडिया के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन कॉलबर्ट को रिपोर्ट और लेटर्स के थ्रू बताई। बर्नियर का पर्पस था कि फ्रेंच को मुगल इंडिया के पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ट्रेड और सोसाइटी के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिले। तो बर्नियर लिखा कि मुगल एम्पायर उस टाइम दुनिया के सबसे पावरफुल और रिच एम्पायर में से एक था। बर्नियर ने बताया कि इंडिया में जमीन का फाइनल ओनर एम्पेरर माना जाता था। बर्नियर ने लिखा कि फार्मर्स को बहुत हेवी टैक्सेस देना पड़ता था। बर्नियर ने इंडिया के वेल्थ की भी तारीफ की कि यहाँ का वेल्थ बहुत अच्छा था। बर्नियर ने लिखा कि सोसाइटी में रिच पुअर के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस था। एम्पेरर और नॉबल्स बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे, आम लोग सिंपल और मेहनत भरी जिंदगी जीते थे। बर्नियर ने कॉलबर्ट को बताया कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर था। इंडियन टेक्सटाइल यूरोप में बहुत फेमस थी। अब है कंपैरिजन ऑफ इंडिया पॉलिटी विद यूरोपियन पॉलिटी। तो कंपैरिजन भी हुआ इंडियन पॉलिटी और यूरोपियन पॉलिटी का। तो फ्रांकोइस बर्नियर ने इंडिया में कई साल रहकर मुगल पॉलिटिकल सिस्टम को देखा। जब वो फ्रांस गए तो उसने इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम की यूरोप के पॉलिटिकल सिस्टम से कंपैरिजन की। उसके हिसाब से दोनों सिस्टम में काफ़ी डिफरेंसेस था। बर्नियर के हिसाब से मुगल एम्पेरर के पास पूरी पावर थी। एम्पेरर ही सबसे बड़ा अथॉरिटी था, वही लॉज बनाता था, वही ऑफिसर्स अपॉइंट और रिमूव करता था, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन एम्पेरर लेता था। यूरोप में किंग पावरफुल था लेकिन उसकी पावर पर लॉज और इंस्टीट्यूशन का भी कंट्रोल होता था। हर डिसीजन सिर्फ किंग की मर्जी से नहीं होता था। तो लैंड ओनरशिप के बारे में तो बर्नियर्स ने लिखा कि इंडिया में सारी जमीन एम्पेरर की मानी जाती थी। फार्मर सिर्फ खेती करते थे, परमानेंट ओनरशिप उनके पास नहीं था, इसीलिए लोग जमीन को इम्प्रूव करने में कम इंटरेस्ट लेते थे। यूरोप में जमीन प्राइवेट लोगों और लैंडलॉर्ड्स के पास होती थी। ओनर्स अपनी जमीन को इम्प्रूव करते थे, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट मिलता था। फार्मर्स का कंडीशन इंडिया का, तो बर्नियर के हिसाब से फार्मर्स पर हेवी टैक्स लगाते थे इंडिया पे। कभी कभी ऑफिसर्स उनका एक्सप्लॉयटेशन करता था, इसीलिए फार्मर्स गरीब रहते थे। अब यूरोप में भी टैक्स था लेकिन बर्नियर को लगा कि फार्मर्स की कंडीशन इंडिया से बेटर थी यूरोप में। अब इकोनॉमी तो इंडिया बहुत रिच था, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो, ज्वेलरी। लेकिन बर्नियर के हिसाब से लैंड सिस्टम की वजह से इकोनॉमी और भी स्ट्रांग हो सकती थी। यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट थी। अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी। इंडिया की हर प्रोविंस एम्पेरर के कंट्रोल में था। अब यूरोप में कई जगह लोकल इंस्टीट्यूशंस और नोबल का भी रोल था।
तो बर्नियर का ओपिनियन है, तो बर्नियर का मानना था कि यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया से बेटर था, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता था, इकोनॉमी को डेवलपमेंट मिलता था। लेकिन आज के हिस्टोरियंस कहते हैं कि बर्नियर ने मुगल इंडिया को यूरोपियन नजरिए से देखा, इसीलिए उसकी कुछ बातें पूरी तरह सही नहीं मानी जाती। ठीक है, अब है लैंड ओनरशिप इश्यूज। तो कुछ मतलब फ्रैंकोइस बर्नियर के हिसाब से ट्रैवल अकाउंट, सॉरी, लैंड ओनरशिप बर्नियर के ट्रैवल अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बर्नियर ने इंडिया के लैंड सिस्टम को यूरोप से कंपेयर किया और बताया कि इसी वजह से इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर असर पड़ता है। तो बर्नियर के हिसाब से मुगल इंडिया में सारी जमीन का असली मालिक एम्पायर था। फार्मर्स जमीन पर खेती करते थे, जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन फाइनल ओनरशिप एम्पायर की मानी जाती थी। एम्पायर चाहे तो किसी से भी जमीन वापस ले सकते थे। बर्नियर का मानना था कि जब किसी के पास जमीन की परमानेंट ओनरशिप नहीं होती तो वो उस जमीन को इम्प्रूव करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। फार्मर्स अच्छी फार्मिंग में इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब उनके हिसाब से फार्मर्स अच्छी फार्मिंग में इन्वेस्ट नहीं करता, इरिगेशन और फार्मिंग टेक्निक्स का डेवलपमेंट नहीं होता था, एग्रीकल्चर की ग्रोथ स्लो हो जाती थी। बर्नियर ने लिखा कि फार्मर्स को हेवी लैंड टैक्स देना पड़ता था, अगर क्रॉप खराब हो जाए तो भी उनको टैक्स प्रेशर रहता था, क्योंकि अगर लैंड खराब भी हो जाते थे तो भी वो लोग बात नहीं मानते थे, फिर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, इसीलिए कई फार्मर्स गरीब हो जाते थे। ठीक है, तो बर्नियर ने यूरोप से कंपैरिजन किया कि इंडिया को लैंड ओनर माना, एम्पायर को लैंड ओनर माना गया। ठीक है, इंडिया में फार्मर्स के पास परमानेंट ओनरशिप नहीं थी, बट यूरोपियंस के पास परमानेंट प्राइवेट लैंड ओनरशिप थी। ठीक है, अब ये सब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फ्रैंकोइस बर्नियर ने मुगल इंडिया के कई सिटीज देखे, लेकिन दिल्ली और आगरा के सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिए। उनके हिसाब से ये दोनों मुगल एम्पायर के सबसे इम्पोर्टेंट और रिचेस्ट सिटी थे। तो दिल्ली, बर्नियर ने दिल्ली को मुगल एम्पायर का पॉलिटिकल कैपिटल बताया। दिल्ली मेन एम्पायर का रॉयल पैलेस था। ठीक है, दिल्ली में एम्पायर का जो रॉयल पैलेस था, ठीक है, यहीं से पूरा मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। बहुत बड़े बड़े नॉबल्स, मिनिस्टर और ऑफिसर्स दिल्ली में रहते थे। सिटी में वाइड रोड्स, बड़े मार्केट्स और ब्यूटीफुल गार्डन्स थे। रेड फोर्ट और चांदनी चौक जैसे फेमस प्लेसेस ने बर्नियर को बहुत इम्प्रेस किया। डिफरेंट कंट्रीज के मर्चेंट्स भी दिल्ली आते थे। अब आगरा, अगर आगरा उस टाइम मुगल एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। आगरा यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ था। ये ट्रेड और कॉमर्स का मेजर सेंटर था। कॉटन, सेब, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस होता था यहाँ पे। आगरा में ताजमहल और दूसरी ब्यूटीफुल मुगल बिल्डिंग्स थी। मार्केट्स हमेशा बिजी रहते थे। इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के मर्चेंट्स यहाँ बिजनेस करते थे। उसने आगरा को रिच और प्रॉस्पेरस सिटी बताया। उसके हिसाब से आगरा की इकोनॉमी ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट की वजह से बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, तो बर्नियर ने लिखा कि मुगल सिटीज बड़े और क्राउडेड थे। ट्रेड और कॉमर्स के इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे। रॉयल प्लेसेस, पैलेसेस, गार्डन्स और मार्केट से भरा हुए थे। आर्टिशियंस और क्रिटिसिज्म बहुत स्किल्ड थे, सॉरी आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन बहुत स्किल्ड थे। एम्परर और नॉबल्स की वजह से सिटीज में लग्जरी और वेल्थ दिखाई देती थी। टॉकिंग अबाउट द फकीर, दरविशेस एंड सेंट्स ऑफ हिंदुस्तान। अब इनके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, तो बर्नियर ने इंडिया में बहुत से फकीर, दरविशेस और सेंट्स को देखा। फकीर ऐसा इंसान जो दुनिया की दौलत और कंफर्टेबल छोड़कर सिंपल लाइफ जीता था और भगवान या अल्लाह की इबादत करता था। ठीक है, तो फकीर उनको कहते हैं। दरविशेस किसको कहते हैं? मुस्लिम सूफी सेंट जो स्पिरिचुअलिटी और गॉड से कनेक्शन पर जोर देते थे। ठीक है, अब सेंट्स ऐसे रिलीजियस लोग जिन्हें लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनसे ब्लेसिंग्स लेने आते थे। तो बर्नियर्स को ऑब्जर्वेशन क्या था कि बर्नियर्स ने देखा कि ये लोग सिंपल कपड़े पहनते थे, बहुत कम चीजों में गुजारा करते थे, लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। एम्पायर और रिच लोग भी कभी कभी इनसे ब्लेसिंग्स लेने आते थे। कुछ फकीर जंगल या आश्रम में रहते थे और कुछ शहरों में घूमते रहते थे। लेकिन बर्नियर ने ये भी लिखा कि सभी फकीर से सच्चे सेंट नहीं थे। उनके हिसाब से कुछ लोग सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करके पैसा और रिस्पेक्ट पाना चाहते थे। अब लाइफस्टाइल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड एरिस्टोक्रेट्स। बर्नियर मुगल एम्पायर्स और नॉबल्स की लाइफ देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। एम्पायर बहुत लग्जरियस लाइफ जीता था, महंगे सिल्क के कपड़े और हीरे जवाहरात पहनता था। रॉयल पैलेस बहुत ग्रैंड होते थे, डेली कोर्ट लगती थी जहाँ मिनिस्टर और एम्बेसडर्स आते थे। हंटिंग, म्यूजिक और रॉयल सेलिब्रेशंस एम्पायर के फेवरेट एक्टिविटीज थी। बर्नियर ने लिखा कि मुगल नॉबल्स भी बहुत रिच थे। उनके हिसाब से
वो एक्सपेंसिव कपड़े और ज्वेलरी पहनते थे, उनके पास बड़े महल और सर्वेंट होते थे, हॉर्सेस, एलिफेंट्स और लग्जरी आइटम्स रहते थे, लेकिन उनकी वेल्थ एम्पायर की कृपा पर डिपेंड करती थी। अगर एम्पायर नाराज हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी और पोजीशन छीन सकती थी। बर्नियर को लगा कि नोबल्स और अपने पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम कम लगाते थे, क्योंकि उन्हें फ्यूचर की गारंटी नहीं होती थी। अब एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ऑफ बंगाल। तो बर्नियर ने बंगाल की बहुत तारीफ की एग्रीकल्चर। उसने लिखा कि बंगाल की जमीन बहुत फर्टाइल थी, राइस, शुगर, कॉटन और जूट की अच्छी फार्मिंग होती थी। बहुत सारी नदियां होने की वजह से इरिगेशन अच्छा था। इसी वजह से बंगाल को इंडिया का सबसे रिच रीजन माना जाता था। बर्नियर के हिसाब से बंगाल इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर था। कॉटन, क्लोथ और सिल्क दुनिया भर में फेमस थे। मुस्लिम क्लोथ की बहुत डिमांड थी। स्पाइसेस और शुगर भी एक्सपोर्ट होते थे। फॉरेन मर्चेंट बंगाल से गुड्स खरीदकर यूरोप और एशिया ले जाते थे। उसने बंगाल को वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर बताया। अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री ट्रेड। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, जिसके अंदर दो पॉइंट है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो फ्रांकोइस बर्नियर ने अपने ट्रैवल अकाउंट में मुगल इंडिया के इंडस्ट्री और कॉमर्स का भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया। उनके हिसाब से इंडिया उस टाइम दुनिया का सबसे रिच और इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्रीज में से एक था। बर्नियर ने लिखा कि इंडिया में बहुत तरह की इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रेड। तो बर्नियर के हिसाब से इंडिया का ट्रेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दिल्ली, आगरा, लाहौर और बंगाल के मार्केट बहुत बिजी रहते थे। गुड्स एक सिटी से दूसरी सिटी भेजा जाता था सामान, ठीक है। तो गुड रोड्स और रिवर्स दोनों ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता था। इंडिया के ट्रेड यूरोप, पर्शिया, अराबिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ होता था। इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे कॉटन, क्लोथ, सिल्क, मुस्लिन, इंडिगो, स्पाइसेस, शुगर। इंडिया में इंपोर्ट होते थे गोल्ड, सिल्वर, हॉर्सेस, लग्जरी लाइफ, मर्चेंट्स। तो बर्नियर ने लिखा कि इंडिया में बहुत रिच मर्चेंट्स थे। इंडिया और फॉरेन मर्चेंट्स दोनों बिजनेस करते थे। पोर्ट्स और मार्केट्स हमेशा एक्टिव रहते थे। ट्रेड की वजह से मुगल एम्पायर बहुत रिच थे। बर्नियर ने इंडिया के इंडस्ट्री और ट्रेड की तारीफ की। उसने ये भी कहा कि हेवी टैक्स और गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से इंडस्ट्री और ट्रेड और भी ज़्यादा डेवलप हो सकता है। अगर प्राइवेट ओनरशिप और फ्रीडम ज़्यादा होती तो इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग भी होती, ठीक है। तो बर्नियर्स के अकाउंट से मुगल इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलता है। अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मुगल आर्मी। तो मुगल आर्मी के बारे में भी फ्रैंकोइस बर्नियर ने कहा। तो फ्रैंकोइस बर्नियर ने मुगल आर्मी की को बहुत ध्यान से देखा। उसके हिसाब से मुगल आर्मी उस टाइम एशिया की सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक थी। आर्मी की स्ट्रेंथ की वजह से मुगल आर्मी इतना बड़ा और पावरफुल बना हुआ था। बर्नियर ने लिखा कि मुगल एम्पायर के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। लैक्स ऑफ सोल्जर्स थे। जरूरत पड़ने पर और सोल्जर्स भी बुलाए जा सकते थे। आर्मी का मेन काम एम्पायर की सिक्योरिटी और एक्सपेंशन था। कैवेलरी। तो बर्नियर के हिसाब से कैवेलरी मतलब घोड़सवार सेना मुगल आर्मी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। सोल्जर्स ट्रेन्ड हॉर्सेस पर लड़ते थे। वॉर में फास्ट मूवमेंट और अटैक के लिए कैवेलरी यूज होता था। मुगल एम्पायर्स कैवेलरी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इन्फेंट्री तो मतलब फुट सोल्जर्स। आर्मी में फुट सोल्जर्स भी होते थे। ये स्वर्ड्स, स्पीकर्स, बोज और गन्स का यूज करते थे। इनका रोल कैवेलरी से कम इम्पोर्टेंट माना जाता था। आर्टिलरी तो बर्नियर ने मुगल आर्टिलरी का भी जिक्र किया। आर्मी के पास कैनन्स मतलब तोप्स और गन पावर्स वेपन्स थे। फोर्ट्स और बैटल्स में आर्टिलरी का यूज होता था। अब एलिफेंट्स, वॉर एलिफेंट्स मुगल आर्मी की एक खास पहचान थी। एलिफेंट से हेवी वेपन्स और सप्लाईज ली जाती थी। कभी कभी वॉर में भी एलिफेंट्स का भी यूज होता था। रॉयल सेरेमनीज में भी एलिफेंट्स का इम्पोर्टेंस था। मनसबदारी सिस्टम। बर्नियर ने लिखा कि मुगल आर्मी मनसबदारी सिस्टम पर चलती थी। हर मनसबदार को सोल्जर्स मेंटेन करना होता था। एम्पायर उन्हें सैलरी और जागीर देता था। जरूरत पड़ने पर वह मनसबदार अपनी आर्मी एम्पायर्स के लिए भेजती थी। वीकनेस, बर्नियर ने कुछ वीकनेस भी बताई। सब सोल्जर्स इक्वली ट्रेन नहीं है। कुछ मनसबदार रिकॉर्ड्स में ज्यादा सोल्जर्स दिखाते थे लेकिन असल में कम लगते थे। तो करप्शन भी कभी कभी देखने को मिलता था इस सब में। हमारा आज का हिस्ट्री का चैप्टर 1 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड सारी चीज़ समझ आ गई होगा। आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ का हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर दें। मैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगी, कैसे आप लोगों को हेल्प करना है।
आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।